वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर गुड। आज 20th मार्च 2021 है, दिन है सैटरडे। दिन की शुरुआत करना चाहूँगा। प्रैक्टिस पुट्स ब्रेन्स इन योर मसल्स। कोई भी चीज़, राइट, चाहे सिंगिंग हो, चाहे राइटिंग हो, चाहे मैथ्स, रनिंग, बॉडी बिल्डिंग, कुछ दूसरी सटल चीज़ें जैसे कि फोकस, राइट, ये सारी चीज़ों के ऊपर आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप उस पर्टिकुलर चीज़ में बेटर होते जाएंगे। इट विल बिकम पार्ट ऑफ योर सेकंड नेचर। तो प्रैक्टिस इज द की। किसी भी जगह पर अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो प्रैक्टिस से ही, मेरा मानना है, उस पर्टिकुलर चीज़ के या फिर उस वो जो बार हैं या फिर जो आपका खुद का बेंचमार्क है उसको क्रॉस करने के लिए, आपका कंफर्ट जोन है उसमें से बाहर निकलने के लिए, इट रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस। आज हमारे टेबल के ऊपर 3 इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हैं। एक अफगानिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, दिस वन इज अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस दिल्ली गवर्नमेंट। लास्ट जो है इट्स अबाउट यूएसए एंड चाइना की जो मीटिंग हुई, तो क्वाड और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखेंगे। एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर 4 सीज हैं, तो व्हाट इज़ दिस 4 सीज, इसको समझेंगे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑफ कोर्स फाइनेंशियल न्यूज़ आज नहीं होते हैं बिकॉज टुडे इज सैटरडे। तो आज नॉर्मल न्यूज़ जो हैं, रेगुलर न्यूज़ को देखेंगे। वैसे रेगुलर न्यूज़ हर रोज़ आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। स्मार्ट कोर्स की बात करें डियर फ्रेंड्स, तो अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स। सब्जेक्ट्स एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन सारे कवर हो चुके हैं। कोर्स के दूसरे इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं। डेमो वीडियोस देखना चाहते हैं, कोर्स के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, ऑल यू हैव टू डू इज़ डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन या फिर हमारी वेबसाइट studyIQ.com को विजिट करें। लेक्चर की पीडीएफ के लिए चेकआउट माई टेलीग्राम चैनल, यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक। कल जो मैंने प्रश्न पूछे थे उनके आंसर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर। एक और इंटरेस्टिंग चीज़, आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनको मैं व्यूअर्स नहीं कहूँगा, आई वुड रिफर यू गाइज एज स्टूडेंट्स, क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी आप इस सीरीज़ को हर रोज़ देखते हैं बिकॉज यू आर क्यूरियस। आपको ज़्यादा चीज़ों को जानना है, आपको अच्छा लगता है, आपको कुछ नॉलेज मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो हेड्स ऑफ टू यू गाइस, राइट। ये एक बहुत ही अच्छी हैबिट आप लोगों ने डेवलप की है कि एग्जामिनेशन आप नहीं दे रहे हैं लेकिन फिर भी आप इस सीरीज़ को देखते हैं। और जो लोग एग्जामिनेशन दे रहे हैं, आई एम श्योर कि आपको ये सीरीज़ जो है वो बहुत काम आ रही होगी। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को हर रोज़ दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें, से इसकी रीच जो है वो ज़्यादा बढ़ेगी, ज़्यादा लोगों को हम कनेक्ट कर पाएंगे। 3 प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 इज़ हेयर और क्वेश्चन नंबर 3। तो ये तीनों आप पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद आराम से देख लीजिएगा और आराम से फिर आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिएगा। चेजिंग पीस, शांति के पीछे, पीस के पीछे कहीं ना कहीं एक चीज़ के पीछे दौड़ रहा है, चाहे यूएसए हो चाहे अफ़गानिस्तान हो, राइट। और यूएसए की बात करें तो अभी एक पीस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की गई थी। मैं वो लोकेशन का नाम इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये आज का एक प्रश्न भी है, तो आई एम नॉट गिविंग यू द लोकेशन। मैं चाहता हूँ कि आप खुद पढ़ें और बताइए कि वो किस जगह पर ये मीटिंग हुई थी। लेकिन बेसिकली ए पीस कॉन्फ्रेंस बिटवीन अफगान गवर्नमेंट एंड तालिबान रिप्रेजेंटेटिव्स टुक प्लेस। और ये जो पीस कॉन्फ्रेंस है इसमें बार बार ये चीज़ हमें देखने को मिली है, कई बार ये मीटिंग्स हुई हैं। अब यूएसए जो हैं वो भी डायरेक्टली यहाँ पर इन्वॉल्व हैं अफ़गानिस्तान में, राइट। तो ये है यूएसए, ये है अफ़गान की सरकार और ये हैं तालिबान, राइट। अब अफ़गानिस्तान में आपको पीस चाहिए, आपको सारी चीज़ें नॉर्मल करनी है, तो उसके लिए ये तीनों पार्टीज़, और ये सिर्फ 3 पार्टीज़ नहीं है, इसके अलावा इंडिया भी इन्वॉल्व है, पाकिस्तान है, टर्की है, रशिया हैं, ये सारे देश इसमें एक स्टेक होल्डर हैं। सारे देशों को यहाँ पर कुछ ना कुछ उनका है, तो इसलिए वो चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान का प्रॉब्लम जो है वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। अब दूसरा जो एक सबसे बड़ा चैलेंज यूएसए के सामने है वो ये है कि मिस्टर ट्रंप जब प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने एक डील साइन की थी तालिबान के साथ,
तालिबान के साथ, नॉट अफगानिस्तान सरकार के साथ, तालिबान के साथ उन्होंने एक डील साइन की थी और ये कहा था कि 1 मई 2021 तक यूएसए के जो सोल्जर्स हैं, यूएसए की जो फैसिलिटी हैं, मिलिट्री फैसिलिटी अफगानिस्तान में है, उन सारी की सारी चीज़ों को वो हटाकर, मीन्स ट्रूप्स जो हैं बेसिकली अपने सोल्जर्स को 1 मई 2021 से पहले यूएसए के सोल्जर्स निकल जाएंगे या फिर अफगानिस्तान को छोड़ देंगे। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, टुडे इज़ 20 मार्च, तो यू हैव अप्रैल, और ये 10-11 दिन मार्च के बच गए और अप्रैल है, दैट्स इट, 40-45 डेज़ की बात है। तो क्या इतने दिनों में सारे के सारे यूएसए के ट्रूप्स अफगानिस्तान को छोड़कर निकल सकते हैं? द आंसर इज़ नो। जैसा एक्सपेक्ट किया गया था कि ये जो मीटिंग है, ये पीस कॉन्फ्रेंस, इसमें कोई ऐसा ब्रेक थ्रू यानी कि कोई ऐसा रिजल्ट जो है वो एक्सपेक्ट किया ही नहीं जा रहा था, फिर भी मीटिंग हुई, दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन एज एक्सपेक्टेड कोई भी रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिला है। यूएसए ने एक यूएन लेड मल्टीलैटरल पीस कॉन्फ्रेंस का प्रस्ताव रखा है। यूएसए ने कहा कि यूनाइटेड नेशंस के तहत स्टेक होल्डर्स जो हैं वो मिलकर इसके ऊपर डिस्कशन करें। तो आपका ये लेट्स से अफगानिस्तान, फिर तालिबान, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो सभी मिलकर इस पीस प्रोसेस या फिर एक पीस कॉन्फ्रेंस का पार्ट बने और जल्द से जल्द हम इस पर्टिकुलर चीज़ को सॉल्व करें, उसकी बात बताई है, राइट? लाइक मीन्स इट्स वेरी कॉमन नॉलेज, इज़न्ट इट, के हर कोई चाहता है कि ये चीज़ हो। अब जो बाइडन जो हैं वो एक कैच-22 या फिर एक डिलेमा में है। डिलेमा इसलिए क्योंकि तालिबान ने ये कहा है कि अगर आपने ये 1 मई की जो डेडलाइन है उसको मिस की तो हम फिर अटैक्स करने की शुरुआत कर देंगे। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि अगर यूएसए लेट्स से 1 मई 2021 से पहले अफगानिस्तान को छोड़कर निकल जाता है तो फिलहाल अफगानिस्तान की सरकार की ये कैपेसिटी बिल्कुल नहीं है कि वो तालिबान के सामने लड़ सकें। लगभग 50% जितना अफगानिस्तान का जो एरिया है, खास करके ग्रामीण क्षेत्र जो है, ये तालिबान के कंट्रोल में है। तालिबान का पूरा कंट्रोल है यहाँ पर। तो जैसे ही यूएसए के ट्रूप्स निकलेंगे वैसे ही तालिबान जो है वो पूरे देश को टेक ओवर कर सकता है। तो ये रिस्क भी नहीं उठा सकता यूएसए, क्योंकि अगर 1 मई से पहले इस प्रकार से निकल गए तो फिर तालिबान टेक ओवर कर लेगा। अगर आपने 1 मई की डेडलाइन अचीव नहीं की तो फिर तालिबान अटैक करने की शुरुआत कर देगा। तो ये सारी चीज़ों में एक चीज़ तो साफ है कि तालिबान अब बहुत ताकतवर बन चुका है, इज़न्ट इट? जब डील होती है तो दोनों पार्टीज जो हैं वो ऐसे बैठते हैं, राइट, सामने सामने। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि तालिबान जो है वो थोड़ा अप है, तालिबान थोड़ा और ज़्यादा हैवी हो चुका है। कि अब यूएसए जैसे देश के साथ ये इस प्रकार के चैलेंजेस वो दे रहा है कि अगर आप यहाँ से नहीं निकले तो फिर हम देखना हम क्या करते हैं। फिर यूएसए अगर निकल जाता है सारी चीज़ों को छोड़कर, तो जस्ट इमेजिन तालिबान ने टेक ओवर कर लिया तो फिर से यूएसए को वापस आना पड़ेगा, तो सिचुएशन क्या होगी, तो फिर खर्च क्या होगा, ये सारे प्रश्न भी उठते हैं सामने। तो इट्स नॉट दैट ईजी। दूसरी चीज़, अफगानिस्तान में तालिबान जब से तालिबान लगभग 5 सालों के लिए 1996 से 2001 तक कंट्रोल था अफगानिस्तान में तालिबान का, और उस टाइम पर उन्होंने जो कहर मचाया है, टीवी देखना, ये सारी चीज़ें, म्यूज़िक आप नहीं प्ले कर सकते, और लोगों के बेसिक राइट्स जो हैं वो छीन लिए गए, महिलाओं के साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था। ये बहुत सारे ऐसे क्राइम्स उन्होंने इन 6 सालों में किए। तो ये फिर से ये सिचुएशन जो है वो कोई भी देखना नहीं चाहता है, और अलग अलग स्टेक होल्डर्स ने, यूएसए ने, भारत ने, हर किसी का ये मानना है कि टॉप प्रायोरिटी जो है वो ये होनी चाहिए कि अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं उनका जो एक ह्यूमन राइट है, इसका प्रोटेक्शन, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि अगर आप जो भी डील करें, तालिबान के साथ डील करें, तो उसमें ये मेक श्योर करना है कि फ्यूचर में भी अफ़गानिस्तान के लोगों के जो राइट्स हैं, जो एक इंसानों को जो राइट्स चाहिए, वो वाले राइट्स उनके कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए जा सकते। तो लेट्स सी अब आगे क्या होता है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, दिल्ली अंडरमाइंड। एक बिल सेंट्रल गवर्नमेंट जो है
सेंट्रल गवर्नमेंट एक बिल लेकर आ रही है, और ये बिल जो हैं, ये बिल इंट्रिगिंग इसलिए है, या फिर ये बिल जो है ये थोड़ा नेगेटिव इसलिए है क्योंकि 4 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट की एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट दिया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट सुनाया। आपने देखा होगा कई बार कि सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में एक वर्सेस वाली सिचुएशन आमने सामने रहते हैं। फिलहाल देख लीजिए कि बीजेपी सरकार है सेंटर में, और दिल्ली में आपकी सरकार है, दोनों एक दूसरे के राइवल्स हैं, और फिर दोनों के झगड़े जो हैं वो चलते रहते हैं, तू मैं चलती रहती है, और इसकी इम्पैक्ट जो है वो फिर एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी देखने को हमें मिलती है, विच इज़ वेरी बैड ऑफ कोर्स। तो सुप्रीम कोर्ट का जो दिल्ली के गवर्नेंस को लेकर एक जो जजमेंट आया था, उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट की ये कोशिश थी, और ये माइंड दैट दिस इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच वी आर टॉकिंग अबाउट, तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का ये प्रयास था कि जो दिल्ली की सरकार है, जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, अब दिल्ली हमारी यूनियन टेरिटरी है, लेकिन हमारे देश में दो ही ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं, एक है दिल्ली और एक है पुडुचेरी, जहां पर यूनियन टेरिटरी है लेकिन फिर भी वहां पर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वहां पर चुनाव होते हैं, और वहाँ पर चीफ मिनिस्टर भी होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी होते हैं। अभी कुछ टाइम पहले की बात है जब किरण बेदी जी को वहाँ से हटाया गया, तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर वाला टॉपिक काफ़ी न्यूज़ में था, पुडुचेरी की बात कर रहा हूँ मैं। तो इलेक्टेड गवर्नमेंट, दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल और उनकी जो पार्टी है उनको वोट देकर इलेक्ट किया है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट किया है। तो जब लोगों ने अपॉइंट, हमारा देश लोकशाही देश है, राइट, डेमोक्रेसी है, अब आप यू कैन से सो कॉल्ड डेमोक्रेसी, वॉट एवर इट इज, राइट, आई एम जस्ट सेइंग कि जो डेमोक्रेटिक देश है हमारा, तो इस डेमोक्रेटिक देश में लोगों का चलता है एज पर द बुक, राइट। लोग जिनको इलेक्ट करते हैं वो लोग हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, राइट, वो चीफ मिनिस्टर्स और एमएलएज और एमपीज एक्सेट्रा बनते हैं। दिस इज वेरी कॉमन नॉलेज, आई एम श्योर यू वुड बी नोइंग अबाउट इट। तो यहाँ पर लोगों ने जिसको इलेक्ट किया है उसके पास ज़्यादा पावर्स नहीं हैं, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है उसके पास ज़्यादा पावर्स दे दिया। तो फिर कोर्ट ने ये कहा, 4 जुलाई 2018 का जो वर्डिक्ट था, इस वर्डिक्ट में कोर्ट ने जो इलेक्टेड सरकार है उसको ज़्यादा मजबूत करने की एक कोशिश की, और ऐसा ही होना चाहिए। कोर्ट का यहाँ पर आई वुड लाइक टू कोट द कोर्ट, The Lieutenant Governor has not been entrusted with any independent decision-making power. He has to either act on the aid and advice of the Council of Ministers, or he is bound to implement the decision taken by the President on a reference being made by him. Lieutenant Governor जो हैं उनके पास कोई ऐसे independent decision-making powers नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर को, जो दिल्ली की सरकार है, अरविंद केजरीवाल और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, उनकी जो सलाह मशवरा है, उनकी जो एड है, उनकी जो एडवाइस है, उसके ऊपर उनको काम करना है। या फिर अगर कोई ऐसी मैटर है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर इसको लेकर थोड़े बहुत श्योर नहीं है, या फिर जो दिल्ली गवर्नमेंट है उनका कुछ कहना है और लेफ्टिनेंट गवर्नर का कुछ समझना है, फिर ये मैटर को वो प्रेसिडेंट को रेफ़र कर सकते हैं, और प्रेसिडेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो कहेगी वो फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर को मानना पड़ेगा। थोड़े बहुत कंफ्यूज हो गए होंगे आप, लेट मी हेल्प यू विथ इट अ लिटिल बिट मोर। ये जो एक्ट एंड एडवाइस हैं इलेक्टेड असेंबली की या फिर दिल्ली सरकार की, तो उसमें वे सारी चीज़ें जो स्टेट लिस्ट में दी गई हैं, वे सारी चीज़ें जो कॉन्करेंट लिस्ट में दी गई हैं, इन मैटर्स के साथ जुड़ी हुई जब बात होती है, तब दिल्ली की जो गवर्नमेंट है, दिल्ली की सरकार, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ लेट्स से आप सरकार या फिर अरविंद केजरीवाल की सरकार, तो वो जो कहेगी लेफ्टिनेंट गवर्नर को, वो चीज़ उनको करनी है, राइट। क्योंकि यहाँ पर क्लियरली कहा गया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज़ नॉट बीन इंटरेस्टेड विथ एनी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। एक्सेप्शन किन चीज़ों के ऊपर है? एक्सेप्शन में यह है कि अगर पब्लिक ऑर्डर के साथ जुड़ी हुई कोई चीज़ है, पुलिस के साथ जुड़ी हुई चीज़ है, ज़मीन के साथ जुड़ी हुई चीज़ है, तो ये तीन चीज़ें खास करके ऐसी हैं, इसमें अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर और जो अरविंद केजरीवाल की सरकार
उन दोनों के बीच में अगर किसी चीज़ को लेकर डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस यानी कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ये कीजिए, वो कह रहे हैं वो कुछ और कीजिए, अगर इस प्रकार के डिफरेंसेस हैं तो डेफिनेटली प्रेसिडेंट के पास ये प्रश्न जाएगा और प्रेसिडेंट जो कहेंगे या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो कहेगी वो लेफ्टिनेंट गवर्नर करेंगे और फिर वही चीज़ को दिल्ली गवर्नमेंट को मानना भी पड़ेगा। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। Now, the court was at pains to clarify that the power to refer any matter to president did not mean that every matter should be referred thus. कोर्ट ने ये कहा कि द पावर टू रेफर एनी मैटर, आप किसी भी मैटर को प्रेसिडेंट को पूछ सकते हैं, उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखिए, किसी भी मैटर को, कोई भी मैटर। यहाँ पर यह भी है कि अगर इन टॉपिक्स को लेकर भी कंफ्यूजन है तो भी, लेकिन अगर ये मैटर्स को लेकर कोई भी मीन्स किसी भी मैटर को आप प्रेसिडेंट को रेफर कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर एक चीज को सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ले जाएं। गाइडिंग प्रिंसिपल ये कहते हैं कि इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है उसको अंडरमाइन नहीं करना, उसको कमजोर नहीं करना है, आपको उसको इनफैक्ट और मजबूत करने की कोशिश करनी है। लेकिन ये जो बिल सरकार लेकर आई है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये बिल जो है ये सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है उसके डायरेक्ट ऑपोजिट में है, जो गाइडिंग प्रिंसिपल है उसके भी ऑपोजिट में नजर आता है। एपेक्स कोर्ट हैड राइटली कंक्लूडेड दैट द स्कीम सेट आउट इन कॉन्स्टिट्यूशन में जो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 जो है, तो उसमें कोलैबोरेशन की बात की गई कि सेंटर और दिल्ली गवर्नमेंट मिलकर काम करेंगे। द प्रोविजो टू आर्टिकल 239AA, which empowers the LG to refer a difference of opinion with the Council of Ministers to the President, does not mean that the administration is given an opportunity to come up with different opinion on every decision made by the ministry. ये जो आर्टिकल 239AA है, तो इसमें यस लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो मैटर को उनके पास प्रेसिडेंट के पास रख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फिर आप हर एक मैटर के ऊपर कुछ ना कुछ नेगेटिव इश्यूज उठाएं और फिर प्रेसिडेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को सारी चीज़ें सौंप दें और प्रेसिडेंट जो कहेंगे उन चीज़ों को आप थोप दें। दिस इज़ नॉट राइट। तो ये जो कोशिश की जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो इससे एक तो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इट वॉन्ट बी हेल्थी, फिर इलेक्टेड गवर्नमेंट को आप वीक कर रहे हैं तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी हेल्थी, राइट। तो ये बिल में बदलाव करने की आवश्यकता है या फिर इस बिल को छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये बिल लाकर सरकार और ज़्यादा पावर्स जो हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को देने की कोशिश कर रही हैं, तो फिर इलेक्टेड गवर्नमेंट का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, इज़न्ट इट। Moving on to the third topic and the last topic of the day, the message in Alaska from Washington to Beijing. चाइना और यूएसए के बीच में एक हाई लेवल मीटिंग हुई। अब नाम सारे मैंने कल भी पढ़े थे तो ये देख लीजिएगा आप एक बार, राइट। अलास्का में ये मीटिंग हुई और इस मीटिंग में 3 बड़ी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। पहला पॉइंट ये है कि अमेरिका इज़ बैक। ट्रंप के टाइम पर अमेरिका जो है वो सिकुड़ गया था, अमेरिका जो है वो खुद के बारे में सोचने लगा था। हम उस देश को जानते हैं, अमेरिका को जनरली हम ऐसे देश से जानते हैं जो देश दुनिया के अलग अलग जगहों पर इन्वॉल्व हैं, जो दुनिया हर जगह पर सही नहीं है, कई जगहों पर गलत तरीके से भी इन्वॉल्व हुआ है, लेकिन एनीवे एक वर्ल्ड पुलिस के तौर पर, एक बिग ब्रदर के तौर पर अमेरिका हमेशा एक बहुत ही डोमिनेंट प्लेयर रहा है एज फार एज जियो पॉलिटिक्स इज कंसर्न्ड। तो नया जो एडमिनिस्ट्रेशन है, बाइडेन साहब का एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उसका क्लियर सिग्नल ये है कि अमेरिका इज़ बैक एट ग्लोबल प्लेटफॉर्म। दूसरी चीज़ ये भी हमें पता चलता है कि चाइना जो है वो यूएसए का प्राइमरी चैलेंजर है, नंबर 1 अगर कोई चैलेंजर है, आई एम नॉट सेइंग एनिमी, चैलेंजर अगर कोई है यूएसए का तो दैट इज़ चाइना। और तीसरी चीज़ क्वाड पार्टनरशिप जो है दैट इज़ ए रियलिटी। क्वाड जो है वो धीरे धीरे एक्सपांड होता जाएगा, धीरे धीरे और ज़्यादा मजबूत होता जाएगा, क्योंकि ये जो मीटिंग हुई चाइना के साथ, उससे पहले क्वाड की मीटिंग हो गई, उससे पहले साउथ कोरिया के विजिट पर चले गए थे। ऑफ कोर्स साउथ कोरिया इज़ नॉट पार्ट ऑफ क्वाड, बट आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू गाइस कि साउथ कोरिया गए थे, फिर जापान गए थे, जो डिफेंस फॉरेन सेक्रेटरी हैं, और ऑस्ट्रेलिया के साथ डिस्कशन हो गई थी, भारत के साथ डिस्कशन हो गई थी, और फिर क्वाड की मीटिंग हुई, और उसके बाद ये मीटिंग हो रही है चाइना के साथ। यू नो, briefing the media about Quad summit, Mr. Sullivan
said that Quad partners had raised their issues with China, including ऑस्ट्रेलिया का जो एक चल रहा है, हैरासमेंट कर रहा है ऑस्ट्रेलिया, मीन्स यू नो, एंड ऑस्ट्रेलिया ने जब बिजनेस और ट्रेड को लेकर चाइना ने जो धमकियां दी हैं, फिर सेनकाकू आइलैंड्स को लेकर जापान के साथ जो इश्यू हैं, और भारत का बॉर्डर का इश्यू, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ों के ऊपर जोर दिया यूएसए ने। और यहाँ पर 4 C's हमें नज़र आते हैं, 4 C's। इसमें फर्स्ट सी है कोविड वैक्सीन, सेकंड इज़ क्लाइमेट चेंज, थर्ड इज़ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, एंड फोर्थ सी अब है चाइना। अब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वैक्सीन इनिशिएटिव जो है ये भारत के लिए, अभी कुछ टाइम पहले की बात है कि क्वाड की जो मीटिंग हुई उसमें आपको याद होगा, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू द फिगर, बट लगभग 1 साल में कितने डोजेस कोविड-19 के तैयार किए जा सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करेगा, जापान और यूएस से थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी और पैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, और इंडिया जो है वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के माध्यम से ये डोजेस तैयार करेगा, और दुनिया के बहुत सारे देशों में ये डोजेस जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। तो वैक्सीन इनिशिएटिव जो हैं ये भारत के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और भारत के लिए एक एक विन विन सिचुएशन है। शशि थरूर साहब ने तो ये भी कहा था कि ये एक टिकट है भारत की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट मेंबरशिप लेने के लिए, एक टिकट भी है प्रोवाइडिंग वैक्सीन, क्योंकि पूरी दुनिया को पता चलेगा कि भाई ये कोविड-19 से किसने बचाया, किसने सबसे ज़्यादा दवाएं दुनिया के सभी देशों तो या फिर ज़्यादातर देशों के लिए देशों को प्रोवाइड की या फिर पैदा की, तो दैट इज़ ऑफ कोर्स इंडिया। तो दैट इज़ गोइंग टू बी ए वेरी प्लस पॉइंट। ये एक लंबे टाइम तक ये चीज़ को दुनिया याद रखेगी, और गॉड फॉरबिड लेकिन फ्यूचर में अगर ऐसे कोई पेंडेमिक्स आते हैं तो पूरी दुनिया भारत की तरफ देखेगी कि चलो अब हमारी मदद करो, यू नो। फिर यही इसी वैक्सीन इनिशिएटिव के साथ जुड़ी हुई एक बात है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, दिस इज TRIPS। कल मेरे कलीग अंकित अग्रवाल ने एक वीडियो बनाया है, वो हमारे चैनल पर हमने लॉन्च कर दिया है। ये ट्रिप्स एग्रीमेंट एक्सप्लेन किया है, तो अगर आपको और ज़्यादा इन डेप्थ तरीके से ट्रिप्स को समझना है देन चेक आउट दैट वीडियो। तो ये जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है, तो WTO में भारत चाहता है कि यूएसए ट्रिप्स को लेकर, ट्रिप्स एग्रीमेंट को लेकर यूएसए हमें सपोर्ट करें। देखिए ट्रिप्स जो है, अब देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इतनी बेसिक नॉलेज तो आपके पास होगी ही कि आपने कोई नया इन्वेंशन किया तो उस इन्वेंशन को कोई कॉपी ना करें, तो ये आपको एक प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, इज़न्ट इट, कॉपीराइट जिसको हम कहते हैं, या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो ये चीज़ें हैं ग्लोबल लेवल पर, ये ट्रिप्स एग्रीमेंट है। लेकिन ट्रिप्स में कुछ छूट भी दी गई है कि अगर लेट्स से कोविड-19 की सिचुएशन हो गई, किसी देश के पास दवाई है लेट्स से, और उन्होंने इनोवेशन किया, उन्होंने सारे पैसे खर्च किए, हम सब जानते हैं, वी डू बिलीव, वी रिस्पेक्ट दैट थिंग, लेकिन अब वो देश दवाई के उतने ज़्यादा पैसे मांग रहा है कोविड-19 की, जो गरीब देशों अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन में आप उस दवाई का फॉर्मूला जो है वो लेकर आप खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये थोड़े बहुत छूट दी गई। तो भारत ये चाहता है कि कोविड-19 के प्रिवेंशन, कंटेनमेंट और ट्रीटमेंट को लेकर ट्रिप्स में जो एग्जाम्पशंस हैं उसको सपोर्ट करें यूएसए। अब देखते हैं इसमें, क्योंकि इसके बारे में तो यूएसए ने कोई बात बताई नहीं है फिलहाल। फिर क्लाइमेट चेंज की बात करें तो यूएसए इज बैक ऑन पेरिस एग्रीमेंट, राइट। अगेन आई एम नॉट गोइंग टू डीप इनटू इट। ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है इसको भी सपोर्ट करने की बात बताई है मिस्टर बाइडन ने। अब यहाँ पर प्रश्न यह है कि भारत को इससे पहले भी 2016 से या फिर 17 के टाइम पर प्रॉमिस किए गए थे कुछ $बिलियन, आज भी यूएसए ने वो पैसे हमें दिए नहीं हैं। तो आप आ गए हैं ऑन बोर्ड, मीन्स ऑफ कोर्स ट्रम्प के टाइम पर उन्होंने पूरी ब्रेक लगा दी थी इन सारी चीज़ों के ऊपर, लेकिन आई होप कि बाइडन के टाइम पर ये ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है यूएसए इसमें कंट्रीब्यूट करेगा, और यूएसए जब कंट्रीब्यूट करेगा तो दूसरे देशों को भी फोर्स करेगा कि आप भी कंट्रीब्यूट करें, और होपफुली ये ग्रीन क्लाइमेट फंड जो पेरिस एग्रीमेंट के तहत सेटअप किया गया है तो इससे डेवलपिंग देशों को काफ़ी फ़ायदा होगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी पार्ट यूएसए बन सकता है, एंड दैट विल बूस्ट ISA, इट विल टेक इट टू अनदर लेवल होपफुली। क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो भारत एक हद तक चाइना के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट था आज तक, आज भी हैं। टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट हैं, रेयर अर्थ मटेरियल, मिनरल्स, ये सारी चीज़ों को लेकर हम चाहते हैं कि हम सिर्फ चाइना के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, हमें दूसरे देशों से भी ये मटेरियल मिले, टेक्नोलॉजी मिले। यूएसए और ऑस्ट्रेलिया और ये सारे देश हमारे साथ इस प्रकार की टेक्नोलॉजीज़ शेयर करें ऑफ कोर्स।
तो ये हो गया आपका थर्ड सी। और फोर्थ है चाइना। चाइना के जो चैलेंजेस हैं, एक और चीज़ यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, ये जो थर्ड था क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। 2019 में एक मीटिंग हुई थी G20 देशों की, और उस टाइम पर G20 देशों ने, आपको याद होगा, एक ओसाका, जापान का एक सिटी है ओसाका, ट्रैक डिक्लेरेशन दिया था। और इस ओसाका ट्रैक डिक्लेरेशन से भारत जो है वो निकल गया। भारत उठकर खड़ा होकर निकल गया इस मीटिंग में से। क्यों? क्योंकि ये देश, ये जो डेवलप कंट्रीज हैं, उनका कहना यह था कि जो डेटा है, ऑनलाइन डेटा जो जनरेट होता है, ये डेटा आप फ्रीली हर जगह पर, हर कोई एक दूसरे के साथ शेयर करें। फ्री फ्लो ऑफ डेटा अक्रॉस बॉर्डर्स, इस कॉन्सेप्ट को भारत ने रिजेक्ट किया। भारत ने कहा है दुनिया का सबसे ज़्यादा डेटा हमारे देश में पैदा होता है, और आप ऐसा ही फ्री में वो सारा डेटा ले जाना चाहते हैं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये ओसाका ट्रैक डिक्लेरेशन एक ऐसा पॉइंट है जिसमें ये सारे देशों के बीच में एक अनबन है। भारत इज़ नॉट हैप्पी विद दिस फ्री फ्लो ऑफ डेटा। तो वो कैसे सॉल्व करेंगे, ये एक चैलेंज होगा। तो आपकी नॉलेज के लिए मैंने आपके साथ ये चीज़ शेयर की है यहाँ पर। और चाइना के साथ जो चैलेंज है, यू नो इट वेरी वेल। एक और चीज़ मैं आपका ध्यान इस बात के ऊपर दोहराना चाहूँगा कि ये क्वाड के जो देश हैं, उसमें सिर्फ अकेला इंडिया ऐसा देश है जिनकी फ़िज़िकल बाउंड्री है चाइना के साथ। बाकी के देशों की फ़िज़िकल बाउंड्री चाइना के साथ नहीं है। तो उनके लिए इजी है, वो चाइना को कुछ भी कह देते हैं, या फिर चाइना हमारा पड़ोसी देश है, तो पड़ोसी देश के साथ आपको थोड़ा बहुत संभल कर चलना पड़ता है, क्योंकि एक बार प्रॉब्लम शुरू हो गया तो फिर उसको सॉल्व करना, इट विल टेक एजेस, इजंट इट? इट विल टेक एजेस। वो प्रॉब्लम हमेशा हमारे पड़ोस में रहेगा, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल हियर। ये हैं कुछ न्यूज़ आइटम्स। यूएसए के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं लॉयड जे ऑस्टिन, उनकी मुलाकात हुई एनएसए अजीत डोवाल साहब के साथ। इसी के साथ उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के साथ भी डिस्कशन की। भारत ने 4 करोड़ जितने कोविड वैक्सीनेशन डोजेस दे दिए हैं। और बाकी की कुछ दूसरे न्यूज़ आइटम्स हैं, आप देख लीजिएगा। जैसे मैंने आपको बताया, प्लीज़ मेक श्योर कि मैं चाहता हूं कि इस लेक्चर को आप दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। आई ट्रूली बिलीव कि ये सीरीज़ जो हैं, आई डोंट कम्पीट विथ एनी अदर पीपल। मैं टू बी ऑनेस्ट मैंने देखे भी नहीं हैं, थोड़े बहुत देखे हैं, लेकिन पूरे वीडियोस कभी भी मैंने दूसरे जो लोग हैं उनके हिंदू एनालिसिस के नहीं देखे हैं। एंड आई एम बीइंग वेरी जेन्युइन हियर। कुछ लोगों के देखे हैं, वो भी पूरे नहीं, थोड़े बहुत, राइट। और वो भी ऐसा नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, बेटर कर रहे हैं, वो नहीं। आई नो what is important, and I'm saying being very humble here। मैं कोई घमंड से नहीं बता रहा हूँ। आई नो कि क्या स्टूडेंट्स को चाहिए, मेरी जो भी समझ है, मेरी जो भी कैपेसिटी है, तो उस कैपेसिटी की जो समझ है, मेरी जो भी कैपेसिटी है, तो उस हिसाब से आई नो कि आपको शायद क्या चाहिए। नॉट शायद, बट आई जेन्यूनली नो आपको क्या चाहिए, बिकॉज मुझे सिलेबस पता है, क्वेश्चंस किस प्रकार के पूछे जाते हैं वो पता है, कौन से टॉपिक्स क्या, क्योंकि आई एम डूइंग इट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो मैं ये मानता हूँ कि ये सीरीज़ जो है, इट इज़ वेरी गुड, इट इज़ बेस्ट, राइट। आई एम नॉट कम्पीटिंग विथ अदर, बट आई एम सेइंग कि इट इज़ बेस्ट, इट इज़ द बेस्ट आई कैन डिलीवर, यू नो। एंड आई एम श्योर आप में से भी, अगर आपने पहली बार ये वीडियो को देखा तो, और तब से, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, आपके ही रिव्यूज़ में यहाँ पर बता रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसको देखने की शुरुआत की, किसी ने उनको बताया और फिर उन्होंने देखा, और अब रेगुलर बेसिस पर देख रहे हैं कि कैपेसिटी बिल्डअप हुई है। ऐसे बहुत सारे मैसेजेस भी मुझे लोग भेजते हैं, आप ही लोग भेजते हैं। तो मैं चाहता हूं कि दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी इसको, मैं भी मीन्स आई डोंट अंडरस्टैंड क्यों ये, इट शुड बी एटलीस्ट 10,000 15,000 स्टूडेंट्स इसको रोज़ देखें। आई थिंक इतनी तो इसकी मिनिमम कैपेसिटी तो है ही। बट जब आप शेयर ना करें, आप शेयर नहीं करते हैं जब, तो फिर ये एक्सपांड नहीं होते। यू हैव टू, जैसे कंसिस्टेंटली मैं हर रोज़ जल्दी सुबह उठकर अलग अलग न्यूज़पेपर्स पढ़कर ये पीपीटी बनाता हूँ, और उसके बाद ये डिलीवर करता हूँ लेक्चर। तो ये जो एक मेहनत है, तो ये सारी मेहनत को लोगों तक पहुँचाने में, इट विल जस्ट टेक कपल ऑफ क्लिक्स फॉर यू गाइस, राइट। सिर्फ कुछ क्लिक्स ही करने हैं आपको, लिंक शेयर की, PDF शेयर की, दैट्स इट।
तो आज सैटरडे है तो थोड़ा वक्त था मेरे पास, तो मैंने कहा कि ख़ास करके रेगुलर स्टूडेंट्स जो हैं उस चीज़ को ज़रूर करें। एंड कल संडे है तो एन्जॉय योर संडे। आई एम गोइंग टू एन्जॉय माई संडे फॉर श्योर। तो एन्जॉय योर संडे एंड आई विल सी यू ऑन मंडे। कल लेक्चर नहीं होगा, अब डायरेक्टली मिलते हैं मंडे को। टिल देन एन्जॉय योर स्टडीज़। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।